हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोबॉफिन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ICMR 2023 पार्ट 3 को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लाइफ साइंसेज के। इससे पहले हम लाइफ साइंसेज को ऑलरेडी 2 पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले हम एप्टीट्यूड सेक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का लिंक है जो वो मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उन सभी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। फटाफट से आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है हाउ मेनी जीन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में कितनी जीन्स प्रेजेंट होती हैं? तो आप सभी को ये तो पता ही है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारा, उसका खुद का जीनोम होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स खुद की जीन्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें लगभग कितने बेस पेयर्स होते हैं, हम वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट्स की बात करते जाएंगे, ठीक है। तो 16,500 DNA बेस पेयर्स हमारे पास होते हैं। उसमें से बेसिकली 37 जीन्स होती हैं, ठीक है, जिसमें से वो 13 प्रोटीन्स बनाती हैं। दैट मीन्स कि जो 13 है हमारी, इन 37 में से 13 जीन्स जो है वो हमारी कोडिंग जीन्स होती हैं, और बाकी बची हमारी 24 प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये नॉन कोडिंग होती है, तो प्रोटीन्स बनेंगी ही नहीं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जो बाकी बची हुई 24 जीन्स, आप लिख लीजिए इन्हें, 24 जीन्स जो हैं वो हमारी कैसी होती है, नॉन कोडिंग, वो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करती हैं। और 13 जीन्स जो है वो फर्दर 13 प्रोटीन्स बनाती हैं, ठीक है। मेन जो माइटोकॉन्ड्रियल का काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करवाना, ठीक है। आप सभी को ये पता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, और इसका मतलब क्या है, एटीपी की सिंथेसिस होना, जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, ठीक है। तो वो सारी की सारी कौन पूरी करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो राइट आंसर हो जाता है दैट इज 37। तो टोटल कितनी जीन्स होती हैं, 37, जिसमें से 13 जीन्स जो है वो 13 प्रोटीन्स बनाती हैं, क्योंकि 13 कोडिंग जीन्स होती हैं और बाकी बची नॉन कोडिंग जीन्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एस्टिमेशन ऑफ गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज इज यूज्ड टू डिटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशंस। कि ये एक एंजाइम आपके पास दिया है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। आपको बताना है ये कौन सी कंडीशन को, ठीक है, क्लिनिकल कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट तो मैं अगर आपको बताऊं तो ये काफ़ी सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने में यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप लीवर डिजीजेस को इससे डिटेक्ट कर सकते हैं, लीवर डिजीजेस हो गए। उसके बाद आप अल्कोहल यूज़ को आप कर सकते हैं डिटेक्ट, ठीक है। उसके बाद कई चीज़ों में, ये हार्ट फेलियर्स में भी देखा गया है कि हाँ वहाँ पर भी ये काम कर सकता है, मतलब वहाँ पे भी आप हार्ट फेलियर्स को भी इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको एज अ, अगर मैं कहूँ तो एक डायग्नोस्टिक मार्कर की तरह देखा जाता है। डायग्नोस्टिक मार्कर, डायग्नोस्टिक मार्कर का मतलब क्या होता है कि अगर ये वहाँ पर प्रेजेंट है दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर लीवर डिजीज हो सकता है, ठीक है। कोई ना कोई लीवर से जुड़ी हुई बीमारी जो है वो पेशेंट को हो सकती है। तो अगर ये वहां पर है एज अ डायग्नोस्टिक मार्कर, हम इस एंजाइम को अगर डिटेक्ट करते हैं दैट मीन्स कि कोई ना कोई लीवर डिजीज जो है वो उस पेशेंट को हो सकती है। तो बेसिकली इस एंजाइम का काम क्या है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम क्या है, जो भी हम खा रहे हैं, ठीक है, या जो भी हमारी बॉडी में प्रोटीन्स हैं उनको ये ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और इंजाइम जो है ये मेनली लीवर में ही पाया जाता है, इसीलिए आप इसको एज अ डायग्नोस्टिक मार्कर यूज कर सकते हो, ठीक है। वैसे किडनीज में भी आप इसको देख सकते हो, पेनक्रियाज में भी देख सकते हो, लेकिन मेजरली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, लीवर में देखने को मिलेगा। तो इसको कैसे किया जाता है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप ब्लड टेस्ट लोगे, ठीक है। आपने ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल में क्या किया, इसकी मात्रा चेक की, ठीक है, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, जिसको GGT भी कहते हैं। तो इसकी मात्रा आप चेक करोगे,
आपने इसकी मात्रा चेक की और फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि इस पर्सन को बेसिकली कोई लीवर की प्रॉब्लम है या बाइल डक्ट डैमेज है या उससे जुड़ी कोई ना कोई डिजीज है, ठीक है। जहां पर अगर ज्यादा मात्रा मिलती है जीजीटी की, दैट मीन्स कि इस पर्सन को हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है, सिरोसिस हो सकता है, अल्कोहल अब्यूज, इस तरह की बीमारियां जो है वो हो सकती हैं, ठीक है, लीवर ट्यूमर्स हो सकते हैं। लेकिन ये डायरेक्टली इंडिकेट नहीं कर सकते कि हाँ इस पर्सन को हेपेटाइटिस ही है या इस पर्सन को लीवर ट्यूमर्स ही हैं, ठीक है। इट कैन गिव यू अ इंडिकेशन कि हाँ कोई ना कोई लीवर की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कैसे ये कैटलाइज करता है, देखिए होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि आपके पास ग्लूटाथायोन है। अब ये होता है डोनर। क्यों ये डोनर होता है? क्योंकि ग्लूटाथायोन के पास एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको कहते हैं गामा, सॉरी, गामा ग्लूटामाइल, गामा ग्लूटामाइल, ठीक है। तो ये इसके पास एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको ये ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, दे देता है किसको? एक्सेप्टर को दे देगा। कौन होगा एक्सेप्टर? अब यहाँ पर एक्सेप्टर कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोई अमाइनो एसिड हो सकता है या फिर कोई पेप्टाइड हो सकता है, ठीक है, या नॉर्मली वाटर हो सकता है। तो ये अपना जो फंक्शनल ग्रुप है इसको ट्रांसफर कर देता है और फाइनली यहाँ पर बनता क्या है? यहाँ पर बनता है ग्लूटामेट, ठीक है। तो ग्लूटाथायोन ने क्या किया? ग्लूटामेट बनाया। कैसे? गामा ग्लूटामाइल अपना जो है वो ट्रांसफर कर दिया फंक्शनल ग्रुप किसको? किसी एक्सेप्टर को। अब ये एक्सेप्टर कुछ भी हो सकता है, कोई अमाइनो एसिड हो सकता है, कोई पेप्टाइड हो सकता है या वाटर हो सकता है। और क्या बनाया इसने इस पर्टिकुलर केस में? ग्लूटामेट, ठीक है। अब जीजीटी का बेसिकली काम क्या है? तो ये जितने भी गामा ग्लूटामाइल साइकिल चल रही है, ये जो गामा ग्लूटामाइल साइकिल चल रही है, ठीक है, इसको ये रेगुलेट करता है, इसमें ये की रोल प्ले करता है। अब ये गामा ग्लूटामाइल साइकिल है जो बेसिकली ये है क्या? तो ये सिंथेसिस करवाता है एंड डिग्रेडेशन करवाता है, ठीक है। तो सिंथेसिस भी यही करवा रहा है और डिग्रेडेशन भी यही करवा रहा है। किसकी करवा सकता है? जैसे इस केस में ग्लूटाथायोन की हो रही है, ठीक है, तो ग्लूटाथायोन की करवा सकता है, ठीक है। उसी तरह से जो भी कभी आपने कोई ड्रग ली होगी, है ना, तो उसकी करवा रहा होगा। जीनोबायोटिक्स हो गए। अब जीनोबायोटिक्स क्या होते हैं? जीनोबायोटिक्स वो कंपाउंड्स होते हैं या ऐसा कह लो कि कोई ऐसी चीज जो नेचुरली बॉडी नहीं बना रही है, आपने उसको बाहर से कहीं से लिया है, ठीक है। जैसे आपने दवाई ली, उसने अपना काम किया, तो अब उसको डिग्रेड करवाना है क्योंकि आपकी बॉडी को ये नहीं चाहिए, इसका वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा यूरिन से, है ना, या किसी और पाथवे से। तो जीनोबायोटिक्स को इस तरह से डिग्रेड कर दिया जाता है आपकी बॉडी से, ठीक है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में रह करके लॉन्ग टर्म में कोई ना कोई बीमारी कॉज कर सकता है, इसलिए बॉडी ऐसा करती है, ठीक है। सो ये थोड़ी सी जानकारी थी जीजीटी के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली अगर जीजीटी का यहाँ पे पूछा गया है, अब मैंने आपको वही बताया कि ये स्पेसिफिकली किसी बीमारी के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये हमें अल्कोहल अब्यूज के बारे में बता सकता है जरूर कि उस इंसान में अल्कोहल प्रोडक्शन हो रही है या उसने कहीं अल्कोहल पी है ना, या उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके बारे में ये हमें बता सकता है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, अल्कोहल अब्यूज। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट एट एवरी थर्ड पोजीशन इन कोलेजन मॉलिक्यूल? कोलेजन मॉलिक्यूल के हर तीसरे पोजीशन पर कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है? तो अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो, इसमें आपको सामने दिख रहा है 3 अमाइनो एसिड्स की यहाँ पर बात की है, ग्लाइसिन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन और प्रोलीन, ठीक है। अब ये इस तरह से अमाइनो एसिड सीक्वेंस में होते हैं, सबसे पहले ग्लाइसिन, फिर हाइड्रोक्सीप्रोलीन, फिर प्रोलीन, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोक्सीप्रोलीन, दूसरे पर प्रोलीन और तीसरे पर कौन सा आ रहा है? ग्लाइसिन, ठीक है। तो इसी तरह से ये चेन चलती जाती है, हर तीसरे नंबर पर आपको कौन मिलेगा? ग्लाइसिन देखने को मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा आंसर क्या हो जाता है? ग्लाइसिन, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, ठीक है, हर तीसरे नंबर की ही हम बात क्यों कर रहे हैं कि ग्लाइसिन हम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरे डायग्राम को अगर आप समझो तो इस तरह से ये एक सीक्वेंस होता है, एक सिंगल चेन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस इस तरह की एक चेन बनाती है, ठीक है, इस तरह से एक चेन बन गई। अब ये एक सिंगल हेलिक्स
और दो तरह इसी तरह के हेलिक्स से मिलता है और कोलेजन का ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है। फिर फर्दर ये ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर और ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स के साथ मिल करके एक पूरा का पूरा कोलेजन फाइबर बनाता है। ठीक है, अब यहां पर जो ग्लाइसिन है वो जरूरी क्यों है? एक तो सबसे पहली बात, ग्लाइसिन का सबसे बड़ा रोल होता है स्टेबिलिटी में। ठीक है, और ये इसको स्ट्रक्चर भी देता है। तो बेसिकली स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी आप इसको कह सकते हैं कि कोलेजन को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कहां से मिलती है? ग्लाइसिन से मिलती है। ठीक है, अब जो कोलेजन है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड्स चेन। ठीक है, क्योंकि ये आप देख रहे हो ना ट्रिपल हेलिक्स है। ठीक है, तो ये आपस में ट्रिपल हेलिक्स मिलता है और फिर जाकर के बहुत सारे ट्रिपल हेलिक्स मिल करके एक कोलेजन फाइबर फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर को बनना है, ठीक है, अब ये सिंगल अमाइनो एसिड चेन को बनना है, तो इनको कोई ऐसा अमाइनो एसिड चाहिए जो टाइट स्पेसेस में फिट हो जाए, जो छोटी जगहों में फिट हो जाए। तो ग्लाइसिन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि एक तो सबसे स्मॉल होता है और परफेक्टली यहाँ पर फिट हो जाता है छोटी जगह पर। इसीलिए ग्लाइसिन आपको हर थर्ड पोजीशन पर देखने को मिलेगा और इसी वजह से ये कोलेजन की स्टेबिलिटी, क्योंकि हेलिक्स से बना हुआ है तो हेलिकल स्टेबिलिटी और हेलिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है, इसीलिए ग्लाइसिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ड्यू टू दिस जो कोलेजन है वो फर्दर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है बहुत सारे टिश्यूज को। ठीक है, तो ये बहुत सारे टिश्यूज को स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में। सो अकॉर्डिंग टू दिस आंसर इज ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स एब्जॉर्ब यूवी लाइट एट 280 नैनोमीटर। ठीक है, आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट है प्रोटीन का जो कि यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। ठीक है, इस वेवलेंथ की लाइट को। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड, सबको समझते हुए जाएंगे। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड जो लाइट एब्जॉर्ब करता है यूवी लाइट, वो होती है 180 टू 230 नैनोमीटर की। ठीक है, तो दैट मीन्स इन्होंने 280 कहा है, दैट मीन्स इस केस में पेप्टाइड बॉन्ड तो नहीं हो सकता। एसएच ग्रुप, अब देखिए जब आप सिस्टीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं लास्ट में इस तरह से एसएच ग्रुप आ जाता है उसकी आर चेन में, है ना। तो अब ये एसएच ग्रुप ऑफ सिस्टीन की बात कर रहा है, तो इसकी जो एब्जॉर्बेंस होती है वो होती है पर्टिकुलरली 250 नैनोमीटर पर। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर पर्टिकुलरली जहां पर ये एस एच है, अब फर्दर सिस्टीन अगर एक और यहाँ पर आ जाता है तो एस एच इसमें से H2O इस तरह से वाटर बन के रिमूव हो जाता है और S और S में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। तो वहां पर कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसकी वजह से ये एब्जॉर्बेंस आती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इमिडाजोल ग्रुप ऑफ ट्रिप्टोफैन। तो देखिए इमिडाजोल ग्रुप ट्रिप्टोफैन का नहीं होता है। इमिडाजोल ग्रुप किसका होता है? हिस्टिडीन का। ठीक है, तो हिस्टिडीन की जो रेंज होती है, बेसिकली जो इमिडाजोल ग्रुप होता है वो 280 नैनोमीटर पर लाइट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और इसकी एक एवरेज अगर आप बात करो तो 235 नैनोमीटर की रेंज होती है। तो पूरा का पूरा जो रेंज है वो बेसिकली 230 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर के बीच में रहती है। ठीक है, ये वेरी करती रहती है। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पर आंसर जो है वो ट्रिप्टोफैन हो जाएगा, क्योंकि उसके पास इंडोल ग्रुप होता है और ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड है जो कि 280 नैनोमीटर पर एब्जॉर्बेंस देता है। और भी एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप उनको याद रख सकते हैं। देखिए फ्लाई विद यू, फ्लाई से आप याद रखेंगे फिनाइलएलानिन, डब्ल्यू से ट्रिप्टोफैन। ठीक है, और यहाँ वाई से टायरोसिन। ठीक है, तो अभी आपको बता दिया ट्रिप्टोफैन कितने पर करता है? 280 नैनोमीटर पर। टायरोसिन कितने पर करेगा? 270 नैनोमीटर पर। और फिनाइलएलानिन 260 नैनोमीटर पर। ठीक है, तो इस तरह से आप कोड वर्ड्स बना करके याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस द आंसर क्या हो जाता है? इंडोल ग्रुप ऑफ ट्रिप्टोफैन, जो कि कितने पर एब्जॉर्बेंस देता है? 280 नैनोमीटर पर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम पार्टिसिपेट्स इन बोथ सिट्रिक एसिड साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आपको उस एंजाइम का नाम बताना है जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल में भी पार्टिसिपेट करता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी पार्टिसिपेट करता है। फर्स्टली सिट्रिक एसिड साइकिल आप यहाँ पर देख सकते हो कहाँ होती है। ये होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में।
ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये रहा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो कहाँ हो रही है, वो हो रही है इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो यहाँ पर दैट मीन्स यहाँ पर कोई एक ऐसा एंजाइम होगा जो यहाँ पर रह करके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी पार्टिसिपेट कर रहा है और इनर मेम्ब्रेन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो जब सिट्रिक एसिड साइकिल चलती है, हमें पता है कि वहां पर सक्सीनेट बनता है। ठीक है, आपने साइकिल पढ़ी हुई है, टीसीए साइकिल भी कहते हैं, क्रेब साइकिल भी कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, सक्सीनेट होता है यहाँ पे, जिसको कौन सा एंजाइम जो है वो मेटाबोलाइज कर रहा होता है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है। और अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाओगे तो ये कॉम्प्लेक्स 2 आप देख रहे हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। दैट मीन्स कि सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज वो एंजाइम है जो यहाँ पर इस मेम्ब्रेन पर रह के, इनर मेम्ब्रेन में रह करके, ठीक है, अब कंप्लीटली ये इनर मेम्ब्रेन में भी नहीं है, ठीक है, पार्शियली वहां है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है और यहाँ रह करके ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी होता है, जिसमें ये सिट्रिक एसिड साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अब जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, ठीक है, एक तो इसको क्रेब साइकिल कहते हैं, दूसरा ये मेटाबॉलिक पाथवे होता है जो कि किसको कनेक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, फैट को एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को। तो तीनों का जो मेटाबॉलिज्म है उसको कौन कनेक्ट करता है, सिट्रिक एसिड साइकिल। इसमें कितने एंजाइम होते हैं, 8 एंजाइम होते हैं। ठीक है, और सिट्रेट जो आपके पास 2 कार्बन कंपाउंड है, किस फॉर्म में होता है ये, एसिटल कोएंजाइम में। ठीक है, एसिटल कोएंजाइम की फॉर्म में। ठीक है, क्या मिलता है, कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये मिलते हैं आपको साइकिल में से। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं, तो यहाँ पर 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, पूरा का पूरा कपल रिडॉक्स रिएक्शन जो है यहाँ पर चलता है। ठीक है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे से आगे पास ऑन होते हैं उसी तरह से प्रोटॉन्स जो है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ निकलते जाते हैं। तो यहाँ से एक पूरा का पूरा एक ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है, जिससे क्या होता है कि एटीपी सिंथेस अल्टीमेटली किसकी सिंथेसिस करता है, एटीपी की सिंथेसिस करता है। और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि कहाँ होती है, इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस कौन सा एंजाइम है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो दोनों साइकिल्स में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ईच टर्न ऑफ एन अल्फा हेलिक्स इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंटेन्स। अच्छा, अब इन्होंने अल्फा हेलिक्स की बात की है, तो 2 तरह के होते हैं, राइट हैंडेड हेलिक्स और लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। हम प्रोबेबली क्या कंसिडर करते हैं, राइट हैंडेड हेलिक्स। क्यों, क्योंकि ये एनर्जेटिकली फेवरेबल होता है। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो आपको याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ईच टर्म में कितने होते हैं, जो कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन में पूछा है 3.6 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। दूसरी चीज, इसकी पिच लेंथ कितनी होती है, इसकी पिच लेंथ होती है 5.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दूसरा, डिस्टेंस कितना होता है बिटवीन 2 अमाइनो एसिड्स, तो ये होता है 1.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कुछ चीजें याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, क्योंकि आपको पता है जब भी हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है तो एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड उसको स्टेबिलिटी दे रहे होते हैं, और मेजरली कौन देते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पर जो एच बॉन्ड बनता है बेसिकली किसके किसके बीच में बनता है, N+N+4। ठीक है, ऐसे डिनोट किया जाता है। तो N क्या है, बेसिकली फर्स्ट अमाइनो एसिड, और N+4 मीन्स 5th अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो फर्स्ट पूरे हेलिक्स में जो फर्स्ट अमाइनो एसिड और प्लस 5th अमाइनो एसिड, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और कितने एटम्स इन्वॉल्व होते हैं एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनने में, 13 एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस एंड एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब लाइट रिस्पेक्टिवली एट। बहुत इजी क्वेश्चन है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के बारे में पूछ लिया आपको, मैंने अभी बताया फ्लाई विद यू करके, आप याद रख लीजिए। सबसे कम मतलब कम एब्जॉर्बेंस इन तीनों में से 260 नैनोमीटर पर किसकी, फिनाइलएलानिन की। ट्रिप्टोफैन की कितनी, 280 नैनोमीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस आंसर क्या हो जाता है, 260 टू 280 नैनोमीटर। ठीक है, क्योंकि अगर टायरोसिन भी पूछा होता तो वो यहाँ पे बीच में कहीं पे इस रेंज में लाए कर जाता।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, अ 62-year-old मैन इज एडमिटेड विद एम्फेजमा एंड एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। कि एक 62-year-old मैन है, उनको एम्फेजमा और एक्यूट रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है और ऑक्सीजन उनको दी जा रही है 2 लीटर पर मिनट। द रीजन फॉर लो फ्लो ऑक्सीजन इज, क्या रीजन है लो फ्लो ऑक्सीजन का, आपको वो बताना है। ठीक है, पूरी सिचुएशन समझते हैं क्या हो रहा है। आपको इन्होंने बोला है कि 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन दी जा रही है, दैट मीन्स कि 2 लीटर ऑक्सीजन हर 1 मिनट में दी जा रही है। ठीक है, फिर एक कंडीशन दी हुई है कि उस पेशेंट को क्या है, एम्फेजमा की प्रॉब्लम है। एम्फेजमा क्या होता है, ये एक ऐसी लंग कंडीशन होती है जिसमें क्या हो जाता है, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके जो एल्वोलाई होते हैं, ठीक है, अब एल्वोलाई आप लोगों को पता होगा एल्वोलाई क्या होते हैं। एल्वोलाई, एल्वोलाई क्या होते हैं, हमारे बेसिकली जो एयर सैक्स होते हैं जहां पर एक्चुअल में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, ये जो एयर सैक्स होते हैं ये हो जाते हैं डैमेज। अब जब ये डैमेज हो गए तो ये जो एयर सैक्स हैं इनकी एनलार्जमेंट हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, इनकी एनलार्जमेंट हो जाती है। ठीक है, एनलार्जमेंट हो जाती है इन एयर सैक्स की, और इसकी वजह से जो लंग्स हैं, लंग्स लॉस देयर इलास्टिसिटी। ठीक है, तो लंग्स क्या करते हैं, अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर देते हैं। ठीक है, अब अगर देखिए, मानिए लंग्स जो होती है ना वो हमारी कैसी होती है, एक रबर की तरह होती है। मान लीजिए रबर का ओरिजिनल साइज है इतना, आपने उसे पुल किया, ठीक है, आपने उसको खींचा, वो कितना हो गया, इतना बड़ा हो गया। अब जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये वापस अपने इसी स्टेज में आता है, इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। सेम लंग्स में भी ऐसे होता है, जब लंग्स में हवा नहीं होती है ये होता है उनका ओरिजिनल साइज। जब हमने O2 को इनहेल कर लिया, ठीक है, O2 बढ़ गई, अब लंग्स का हमारा जो साइज हो गया वो गया इतना बड़ा। अब वापस से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, तो वापस से अपने साइज पर इसको आना चाहिए। लेकिन ये अगर नहीं आ पाती है अपने साइज पे, तो वहां पर डिफिकल्टी हो जाती है ब्रीथ करने में, क्योंकि अब जो इतनी सी लंग्स थी हमारी, वो कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन खींच पा रही थी, अगर ये वापस अपनी शेप में नहीं आएगी तो ऑक्सीजन का अमाउंट जो इनहेल करने का है वो कम हो जाता है। और इसी वजह से बूढ़े लोगों में ये दिक्कत देखी जाती है कि उनको ब्रीथ करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, और इस कंडीशन कहते हैं एम्फिज्मा। ठीक है, अब इसके मेजर कॉजेज क्या होते हैं। सबसे पहला कॉज तो एक तो ओल्ड एज में तो देखो देखा ही जाता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ दी पर्संस को हो जाता है। दूसरा मेन कॉज क्या है, स्मोकिंग। ठीक है, और एयर पोल्यूशन। उसी तरह से कोई इंडस्ट्रियल अगर आप एरिया में रह रहे हो तो केमिकल फ्यूम्स की वजह से डैमेज हो जाते हैं हमारे लंग्स। ठीक है, या कोई जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, तो ये जेनेटिक भी हो सकता है, बहुत रेयर ऐसा केसेस में देखा गया है कि ये जेनेटिक होता है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, दैट इज एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो होता है बेसिकली ये किसको अफेक्ट करता है, सबसे पहले तो आ जाता है नोज, ठीक है, उसके बाद थ्रोट, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ब्रोंकाई। ठीक है, तो ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और मोस्टली किस वजह से होता है, कॉज क्या रहता है इसका, कोई ना कोई वायरस इसका कॉज होता है। ठीक है, कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन इसका कॉज होता है। मेजरली जैसे राइनो वायरस हो गया, एडिनो वायरसेस हो गए, है ना, या कोई रेस्पिरेटरी सिंथेटिकल वायरस हो गया उसकी वजह से। और बहुत रेयर केसेस में कई बार बैक्टीरियाज भी इसका कॉज बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत लेस फ्रीक्वेंट होता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि रीजन क्या है लो फ्लो ऑक्सीजन का, तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे लंग्स अपनी मेजर अपनी रियल शेप में नहीं आ पाते हैं। सो यहाँ पर लो फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इसलिए रखा गया है ताकि प्रिवेंट किया जा सके डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ड्राइव। ठीक है, ये जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, इसका जो डिप्रेशन है इसको प्रिवेंट किया जा सके। अभी समझते हैं रेस्पिरेटरी डिप्रेशन क्या होता है। देखिए, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन अगर किसी
इंसान को ऐसे प्रॉब्लम आ रही है कि उसको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है, दैट मीन्स कि हाइपोवेंटिलेशन की कंडीशन है। हाइपोवेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, अभी हमने पीछे भी जाना था ये कि पहले भी हम इस चीज पे बात कर सकें कि O2 की मात्रा जब कम हो जाती है, ठीक है। अब O2 की मात्रा कम क्यों हो रही है, क्योंकि जो लंग्स हैं वो अपनी प्रॉपर पोजीशन में नहीं आ पा रहे हैं। तो अब वो अगर वो पहले 100 ml O2 को इनहेल कर पा रहे थे, अब अपनी प्रॉपर पोजीशन पे ना आने की वजह से मान लो कि वो 50 ml ही इनहेल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स अब O2 की मात्रा कम हो गई, सो दैट इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो ऑक्सीजन है बेसिकली ये इस ऑर्डर में दी जा रही है, ठीक है, कि ताकि ये जो लंग्स हैं वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आ सके और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को इनहेल कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन अगर किसी को हो जाता है या हाइपोवेंटिलेशन सिचुएशन में होता क्या है, ब्रीदिंग इंसान की बहुत स्लो हो जाती है, वो बहुत शैलो ब्रीथ करने लगता है, जिस वजह से इनएडुकेट गैस एक्सचेंज होता है हमारी लंग्स में। अब क्योंकि O2 कम होगा, CO2 ज्यादा हो गया, CO2 हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाएगा, ब्लड में ज्यादा हो जाएगा, O2 हमारी बॉडी में कम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन होती है हाइपोवेंटिलेशन की, या इसको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कहते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी प्रिवेंट डिप्रेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ड्राइव। इसीलिए जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो कैसा रखा गया है, लो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, द फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड मैनिटोल फॉर अ पेशेंट विद हेड इंजरी। आपको बताया गया है कि एक पेशेंट है, उसको क्या हुई हुई है, उसको हुई है हेड इंजरी, ठीक है, और उसको क्या दे रहे हैं, मैनिटोल। व्हाट शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड बिकॉज द पेशेंट इज रिसीविंग मैनिटोल। अब आपको उन्होंने पूछा है कि आप क्या मॉनिटर करोगे जब आप पेशेंट को क्या दे रहे हो, मैनिटोल दे रहे हो, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या क्या ऑब्जर्व करना है ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि मैनिटोल का रोल क्या है हेड इंजरी में, ठीक है। सबसे पहले तो जब भी हम मैनिटोल देते हैं तो ये जो ऑस्मोलैरिटी होती है हमारी बॉडी में, ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, मतलब ऑस्मोसिस का रेट हाई हो जाएगा हमारी बॉडी में, तो ऑस्मोलैरिटी ऑफ सीरम इंक्रीज हो जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है। अब क्योंकि उसे हेड इंजरी हुई है तो हम ऐसा नहीं चाहते ना कि ब्लड ब्रेन बैरियर को कोई क्रॉस करे, और आफ्टर ऑल पर्सन की डेथ भी हो सकती है उससे, ठीक है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस नहीं करती है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता है, ऑस्मोटिक होता है। अब जब हमने सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की प्रोडक्शन पढ़ी थी तब हमने ये जाना था कि अगर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाना है ब्रेन को या नहीं बनाना है, ये ऑस्मोसिस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो अब क्योंकि ब्रेन डिहाइड्रेशन शुड डिक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है, मतलब क्या होगा, देखो अब क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा और उसको हेड इंजरी हुई हुई है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, या मैं कहूं ब्रेन डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन हुई है दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है ये भी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब जब ये डिक्रीज कर गया तो ऐसा समझ सकते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज पे कि उस इंसान के दिमाग पर दबाव कम पड़ेगा, और जब आप किसी कोई आपकी चीज जैसे आपको कहीं चोट लग गई है, आप उस हिस्से को जब आप रेस्ट देते हो तो वो इजीली वर्क करना शुरू कर देता है ना। तो दैट मीन्स कि आपका जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो है, सेरिब्रल ब्लड फ्लो, ठीक है, वो भी इंप्रूव कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अच्छे से ब्रेन फंक्शन कर पाएगा और हेड इंजरी जो है वो उसकी जल्दी से जल्दी ठीक हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैनिटोल पे रखते हैं, ये कुछ रीजंस हैं, ठीक है। अब क्या आप क्लोजली मॉनिटर करेंगे ऐसे पेशेंट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स आप मॉनिटर करिए, जैसे सोडियम की मात्रा क्या है, ठीक है, पोटेशियम की मात्रा क्या है, ये सारी चीजें आप देखोगे। दूसरी चीज फ्लूइड बैलेंस,
अब जब आप फ्लूइड बैलेंस देखोगे उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस भी आ जाएगा, ठीक है, कि क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स ही हम देते हैं ना फ्लूइड के थ्रू, तो फ्लूइड बैलेंस भी आप देखोगे। तीसरी चीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट केसेस में यही यूज किया जाता है, यूरिन आउटपुट आप देखोगे, ठीक है, कि उसके यूरिन में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लश आउट हो जा रहे हैं जो उसकी बॉडी में चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस द आंसर विल बी यूरिन आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, द सीरम पोटेशियम लेवल ऑफ अ पेशेंट इज 2.5 मिलीमोल पर लीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सीन ऑन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, ईसीजी पर क्या नहीं देखा जाएगा अगर एक पर्सन का जो सीरम पोटेशियम लेवल है वो है 2.5 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। अब देखो जो सीरम पोटेशियम लेवल दिया गया है आपको, उससे डायरेक्टली ये इंडिकेशन मिल रही है कि इस पर्सन को क्या है, हाइपोकैलेमिया। समझते हैं कि हाइपोकैलेमिया होता क्या है। हाइपोकैलेमिया का मतलब होता है कि जो बॉडी में पोटेशियम है उसकी मात्रा बहुत कम होना, ठीक है। इसकी एक नॉर्मल रेंज होती है, हमारी बॉडी में उतना पोटेशियम होना ही चाहिए, और वो रेंज है 3.5 टू 5.2 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। इस रेंज में बॉडी में पोटेशियम प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इससे कम है तो हाइपोकैलेमिया मतलब प्रॉब्लम कॉज होगी, जिसको हम हाइपोकैलेमिया कहेंगे, और अगर इससे ज्यादा है 5.2 से ज्यादा तो हम हाइपरकैलेमिया कह देते हैं उसको, ठीक है, जिसमें एक्सेस में पोटेशियम आपकी बॉडी में प्रेजेंट होगा। अब आपने इस पर्सन का किया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि उस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में इनमें से कौन सा जो पीक है, या कह लो क्योंकि ग्राफ की फॉर्म में आएगा ना, कौन सा पीक आपको देखने को नहीं मिलना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। अगर आपने इस पर्सन का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया हाइपोकैलेमिया का, तो ये समझते हैं कि कौन कौन सी पीक्स मिलती हैं, ठीक है, इन हाइपोकैलेमिया। अगर हम ये समझ लेंगे हाइपोकैलेमिया में क्या क्या होगा, तो हमें ये भी समझ आएगा कि इनमें से कौन सा नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आपको इन्वर्टेड टी वेव्स मिलेंगी। इन्वर्टेड कह लो या इसको फ्लैटेंड भी कह सकते हो आप, ठीक है, फ्लैटेंड टी वेव्स ये आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब देखिए जो ईसीजी है ना वो बहुत वाइड टॉपिक है, ठीक है, इसको पूरी एक वीडियो चाहिए, तो इन फ्यूचर हम इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ एक ओवरव्यू समझ रहे हैं कि हाइपोकैलेमिया की अगर कंडीशन है तो क्या क्या ग्राफ्स, क्या क्या पीक्स हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। दूसरा एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये जितनी भी पीक्स उसके ऊपर होंगी उनके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। थर्ड प्रोमिनेंट यू वेव्स आपको देखने को मिलेंगी। एक एक करके हम सभी वेव्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा कुछ समझेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी वेव्स या क्यूटी इंटरवल कह लो, ठीक है, इंटरवल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हाइपोकैलेमिया में ये दिखना चाहिए था, ठीक है। अब आपके पास जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं दिखना चाहिए था हाइपोकैलेमिया के केस में। तो क्योंकि यहाँ पर जो टी वेव्स दी है वो टॉल टी वेव्स की बात की है, यहाँ पर अगर हाइपोकैलेमिया की सिचुएशन है तो टी वेव्स कैसी आनी चाहिए थी, या तो इन्वर्टेड होनी चाहिए थी या तो फ्लैटेंड होनी चाहिए थी। तो इस केस में आंसर क्या हो जाता है, टॉल टी वेव्स, ये नहीं होनी चाहिए थी उसकी ईसीजी पर, ठीक है। बाकी यू वेव्स दिख रही हैं, डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट दिख रहा है, वाइडन क्यूआरएस है ना, प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल्स दिख रहे हैं, तो ये होंगे सारे उसके ईसीजी रिपोर्ट में। अब ये जो टॉल टी वेव्स हैं बेसिकली ये कब देखी जाती हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हम उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, हाइपर कैलेमिया, ठीक है। हाइपर कैलेमिया की अगर सिचुएशन बन गई है, यानी कि पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है बॉडी में, 5.2 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा हो गई है, तो टी वेव्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। टी वेव्स उन पेशेंट में नहीं देखे जा सकते जिनमें पोटेशियम की मात्रा कम हो, ठीक है। कैसी टी वेव्स होंगी अगर पोटेशियम की मात्रा कम है, तो इन्वर्टेड या फिर फ्लैटेंड टी वेव्स,
ठीक है। अब ये जो टॉल टी वेव्स हैं ये क्या क्या इंडिकेट करते हैं? एक तो हाइपरकैलेमिया की बात कर रहा है, दूसरा मायोकार्डियल इश्मीया। मायोकार्डियल इश्मीया क्या इंडिकेट करता है कि अर्ली स्टेज है। अगर इस तरह की कोई, अगर आपको टी वेव देखने को मिल रही है तो उस पर्सन में अर्ली हार्ट अटैक आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, उससे हमें ये पता चलता है। ऑल्दो और भी सारी चीजें, अगर आप पर्टिकुलरली हार्ट अटैक के लिए ही देख रहे हो तो और भी सारी चीजें देखेंगे, लेकिन ये एक एस्टिमेशन होता है, ये एक तरह का इंडिकेशन है। ठीक है। तीसरी चीज, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। अब देखो, जो हाइपरट्रॉफी जो एक टर्म है, ये उस केस में आती है जहां पर कहीं पर थिकनेस हो, और थिकनेस की वजह से क्या हो सकती है? अल्टीमेटली ब्लॉकेज हो सकती है। ठीक है, ब्लॉकेज हो सकती है। अब हाइपरट्रॉफी ये बता रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, दैट मीन्स कि लेफ्ट वेंट्रिकल के जो मसल वॉल है उसमें कहीं ना कहीं थिकनेस है, और वहां से ब्लॉकेज या फिर स्टिफनेस उस मसल में हो सकती है। ठीक है। उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ये एक तरह के इंटरवल्स की तरह हमें इंडिकेट करता है। तो ये पहली चीज क्या, किसके बारे में इंडिकेट करेगा? बंडल ब्रांच ब्लॉक। ठीक है, बंडल ब्रांच ब्लॉक से हमें क्या इंडिकेशन मिलेगा? इससे हमें क्या इंडिकेशन मिलता है? दैट इज कि जो चीज या जो पाथवे आपके हार्ट को बीट करने में हेल्प कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं डिले हो रहा है, या उसमें कोई ना कोई ब्लॉकेज है, उसके बारे में हमें इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पता चलता है। तो बेसिकली जो हार्ट बीट्स टाइम पर नहीं हो पा रही है, या उनमें कोई डिले हो रहा है, या कोई ब्लॉकेज है वहां पे, उसके बारे में हमें किससे पता चलता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो पीक आएगी या जो इंटरवल आपको देखने को मिलेगा उससे। दूसरी चीज, जो वेंट्रिकुलर रिदम्स हैं, ठीक है, उनके बारे में आप यहां पे देख सकते हो। तीसरी चीज, हाइपरकैलेमिया के बारे में आपको ये बता सकता है कुछ हद तक। ठीक है, नॉट स्पेसिफिकली हाइपरकैलेमिया के बारे में बताएगा, बट हाइपरकैलेमिया के लिए भी ये बता सकता है। ठीक है, हाइपोटेशियम हो जाता है हाइपरकैलेमिया में। उसी तरह से वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जैसे यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल की बात की थी, लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में दोनों वेंट्रिकल्स की बात की जा रही है कि अगर वहां पर उनकी वॉल्स में हाइपरट्रॉफी है, दैट मीन्स कि थिकनेस जो है वो वहां पे बढ़ जाएगी उनकी वॉल्स में, तो आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में भी देखने को मिलेगा। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में है तो सिर्फ आपको क्या देखने को मिलेगा? टी वेव। अगर दोनों में है या राइट में है तो आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की पीक देखने को मिलेगी, या मैं कह लूं इंटरवल देखने को मिलेगा। उसके बाद है डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट। ठीक है, एसटी सेगमेंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी हमें मायोकार्डियल इश्मीया के बारे में बताता है कि जो ब्लड फ्लो है वो कम हो गया है, और जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो गई है और हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं। दूसरा, हाइपरट्रॉफी के बारे में बताएगा, ये पूरे हार्ट में। ठीक है, कि हार्ट में कहाँ कहाँ पर जो मसल्स हैं उनमें थिकनेस है। ठीक है, अगर यहाँ पर एसटी सेगमेंट अगर आपको दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि सिर्फ वेंट्रिकल और मतलब वेंट्रिकल्स में ही नहीं, ऑरिकल्स में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, थिकनेस हो गई है वॉल्स में। देन बंडल ब्रांच ब्लॉक के बारे में हमें ये बताता है। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है इसकी कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में हमें बताता है कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो पूर्ण मात्रा में नहीं है। ठीक है, उसके बाद मेडिकेशंस के बारे में भी ये इंडिकेट कर देता है। जैसे कभी कभी हम हार्ट अटैक्स के पेशेंट्स को डिजिटैलिस और इस तरह की जो दवाइयां हैं वो देते हैं ताकि उनका हार्ट अच्छे से पंप कर सके, तो उनके बारे में भी ये मेडिकेशंस के लिए भी एक अलग से पीक जो है वो देता है। अब बात करते हैं यू वेव्स की। देखिए, यू वेव्स होती हैं 3 तरह की। फर्स्ट होती है नॉर्मल यू वेव। नॉर्मल यू वेव का मतलब क्या है कि ये कब आएगी? जब आपका हार्ट रेट बिलो चला जाएगा 55 बीट्स पर मिनट से। नॉर्मली 72 बीट्स पर मिनट हमारा नॉर्मल हार्ट रेट होता है। तो नॉर्मल यू वेव आपको कब देखने को मिलेगी? जब आपका हार्ट रेट 65 बीट्स पर मिनट से नीचे चला जाएगा, इससे कम बीट कर रहा होगा,
तो आपको नॉर्मल यू वेव देखने को मिलेगी। दूसरी जो है दैट इज प्रोमिनेंट यू वेव। ठीक है, प्रोमिनेंट कब होगी यू वेव? जब आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स कम होंगे, जैसे कि पोटेशियम आपकी बॉडी में कम है, कैल्शियम आपकी बॉडी में कम है, मैग्नीशियम आपकी बॉडी में कम है, तो उस समय पे आपको प्रोमिनेंट यू वेव देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर आ जाती है एक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको आप, इन्वर्टेड यू वेव। ठीक है, इन्वर्टेड यू वेव आपको हार्ट डिजीजेस के लिए इंडिकेट करती है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया। ठीक है, उसी तरह से कार्डियोमायोपैथी हो गई। ठीक है, इन सारे डिजीजेस के लिए देते हैं। अब कार्डियोमायोपैथी से मेरे कहने का मतलब क्या है? कार्डियोमायोपैथी कब होती है? जब हार्ट के मसल्स इतने कैपेबल नहीं रहते हैं कि वो हार्ट को मतलब जो हार्ट है हमारा वो पूरी बॉडी को ब्लड पंप कर पाए। ठीक है, उस कंडीशन को कहा जाता है कार्डियोमायोपैथी। ओल्ड एज में ये बेसिकली जो बहुत बूढ़े लोग हो जाते हैं, अब 100 आई थिंक सो, ठीक है, तो उनमें ये प्रॉब्लम काफी देखी जाती है कि हार्ट मसल्स इतने वीक हो गए हैं कि अब वो पूरी बॉडी को जो ब्लड है वो पंप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उस केसेस में पैरालिसिस या फिर आईसीयू में जो पर्सन है वो चला जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो हो जाता है टॉल टी वेव्स। ये हाइपोकैलेमिया के केस में देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेशियम स्पार्जिंग डाययूरेटिक। ठीक है, पोटेशियम स्पार्जिंग डाययूरेटिक कौन सी है इनमें से, उसकी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं पोटेशियम स्पार्जिंग डाययूरेटिक्स होते क्या हैं। तो ये जो पोटेशियम स्पार्जिंग डाययूरेटिक्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में जो एक्सेस सोडियम है, एक्सेस सोडियम को एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और वाटर को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और किसको, सिर्फ किसको रिटेन करेगा? रिटेन रहने देता है ये सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम को। तो पोटेशियम को रिटेन करेगा और सोडियम और वाटर इस तरह की चीजों को ये एलिमिनेट करता है हमारी बॉडी से। उनको हम कहते हैं पोटेशियम स्पार्जिंग डाययूरेटिक। मतलब स्पार्ज करना मतलब बढ़ाना, हमारी बॉडी में जो पोटेशियम की मात्रा बढ़ाएं डाययूरेटिक्स, उनको कहा जाता है पोटेशियम स्पार्जिंग डाययूरेटिक्स। ठीक है, अब ये बेसिकली कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है इनको। ठीक है, कॉम्बिनेशन में इनको यूज किया जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनके, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि फर्स्टली एमिलोराइड, सेकंड ट्राइएम्टिरीन। ठीक है, थर्ड आ जाती है हमारे पास स्पाइरोनोलैक्टोन। ठीक है, उसके बाद फोर्थ आ जाती है हमारे पास एप्लीरिनोन। ठीक है, तो ये कुछ पोटेशियम स्पार्जिंग डाययूरेटिक्स हैं जिनको हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। ठीक है, और ये किन कंडीशंस में बेसिकली इनको यूज किया जाता है? जैसे कि हाइपरटेंशन, ठीक है, हार्ट फेलियर, ठीक है, हार्ट अटैक्स, इस तरह की सिचुएशंस में इनको यूज किया जाता है। कैसे काम करती है, इनकी वर्किंग को थोड़ा सा समझते हैं, कैसे काम करते हैं। देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि आपने स्पाइरोलैक्टोन को यूज कर लिया। ठीक है, स्पाइरोलैक्टोन एक पोटेशियम स्पार्जिंग डाययूरेटिक है। अब ये क्या करेगा, ये हमारी बॉडी में जाएगा जहां पर इसको सोडियम पोटेशियम पंप देखने को मिलेगा। बेसिकली कहाँ होते हैं? किडनीज में। ठीक है, तो ये जाएगा हमारी किडनी में और वहां पर जो सोडियम पोटेशियम पंप होगा उसके साथ जाकर के इंटरफेयर करने लग जाएगा। फर्स्टली तो वो ये करेगा। दूसरा, एक हमारी बॉडी में एल्डोस्टेरोन करके हार्मोन होता है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन बेसिकली करता क्या है, ये वो हार्मोन है जो कि सोडियम को प्रमोट करता है हमारी बॉडी में, सोडियम बढ़ाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, मतलब सोडियम को रिटेन रहने देता है हमारी बॉडी में, इसको एक्सक्रीट आउट नहीं होने देता है। ठीक है, तो सोडियम रिटेंशन में कौन हेल्प करता है? एल्डोस्टेरोन। अब जो आपने स्पाइरोनोलैक्टोन लिया है पोटेशियम स्पार्जिंग डाययूरेटिक, वो जाएगा और इसको जाकर के ब्लॉक कर देगा, एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक कर देगा। इसकी वजह से अब क्या होगा कि जो सोडियम हमारी बॉडी में रिटेन रह रहा था, अब वो रिटेन नहीं रह पाएगा, वो क्या हो जाएगा? एक्सक्रीट आउट हो जाएगा हमारी बॉडी से।
ठीक है, और क्योंकि ये इंटरफेयर कर रहा है इस पंप में, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो पोटेशियम की मात्रा है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी। तो इस तरह से इसकी वर्किंग रहती है, इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, सो बिटवीन दीज ऑप्शन जो राइट आंसर है वो हमारा कौन हो जाता है, स्पाइरोलैक्टोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी बेस्ट रिप्रेजेंट द कोर टेम्परेचर ऑफ कोर बॉडी टेम्परेचर। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन, रेक्टम। ठीक है, क्यों रेक्टम, क्यों, क्योंकि रेक्टम हमारी बॉडी का जो कोर होता है, ठीक है, कोर मतलब बिल्कुल मिडल पॉइंट, मिड पॉइंट, उस मिड पॉइंट के बिल्कुल पास में कौन होता है, क्लोज प्रोक्सिमिटी में कौन होता है, रेक्टम। ठीक है, ना कि हमारा माउथ। सो इसका जो राइट आंसर है दैट विल बी रेक्टम। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, द सिलेंड्रिकल चैनल्स इन गैप जंक्शंस आर मेड अप ऑफ। ठीक है, कि ये जो सिलेंड्रिकल चैनल्स हैं गैप जंक्शन में, ये किसके बने होते हैं। गैप जंक्शंस हम बहुत जगह पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल चैनल्स इन गैप जंक्शन आर मेड अप ऑफ व्हाट, कनेक्सिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। बेसिकली 6 कनेक्सिन्स मिल करके क्या बनाते हैं, गैप जंक्शन बनाते हैं या सिलेंड्रिकल चैनल्स बनाते हैं। ठीक है, अब इनका जो बेसिक रोल होता है वो होता है सेल्यूलर कम्युनिकेशन में। ठीक है, जिससे सेल जो है वो आपस में बात कर पाते हैं। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो। अब चैनल्स जो फॉर्म हो रहे हैं, ये जो चैनल्स बने हैं, ये कैसे बनेंगे, जब सेल्स एक दूसरे के साथ एडजेसेंट पोजीशन में ऐसे पड़े हुए हैं। ठीक है, एडजेसेंट पोजीशन में एक दूसरे के साथ। अब होगा क्या, यहां पर इन एडजेसेंट सेल्स में एक चैनल फॉर्म होगा, मतलब कनेक्शन आएगा और वो इस तरह से ऐसे ऐसे जुड़ जाएगा और यहां से एक पोर क्रिएट हो जाएगा, जिससे ये सेल अपना ट्रांसपोर्ट जो है वो इस सेल में कर सकता है, ये सेल अपना ट्रांसपोर्ट इस सेल में कर सकता है। ठीक है, कनेक्शंस के थ्रू वहां पर क्या बन जाएगा, एक पोर सा बन जाएगा। अब वहां से क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो सकता है, आयंस ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, है ना, इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट हो सकता है जैसे कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, तो इस तरह की सारी चीजें जो है वो ट्रांसपोर्ट होती हैं। ठीक है, तो कनेक्सिन क्या होते हैं, रिंग शेप्ड चैनल्स होते हैं ये हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि एक पोर टाइप क्रिएट कर देते हैं जिससे सेल्स आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब ये गैप जंक्शंस जो होते हैं ये बहुत एसेंशियल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी में अगर हम बात करें तो हार्ट बीट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, लबडब की जो साउंड आती है, ठीक है, तो हार्ट बीट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, फिर नर्व इम्पल्सिस के लिए, ठीक है, तो नर्व इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करने के लिए, तो इसी तरह से जैसे इसको कोई इम्पल्स आई, ठीक है, इसको कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला, अब इसको हमारे ब्रेन तक भेजना है, तो ये सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है, ये तो हमें पता है, तो वो इन्हीं कनेक्शंस के थ्रू होता है। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि हमारी सेल ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए तो डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, अलग अलग सेल्स में डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं। अब ये डिफरेंट कनेक्शंस होने की वजह से जो पैटर्न है गैप जंक्शन का, ठीक है, वो भी डिफरेंट होता है। और क्योंकि गैप जंक्शंस का जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है, इसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है, सॉरी कम्युनिकेशन जो है वो भी डिफरेंट होता है। और कम्युनिकेशन डिफरेंट होता है दैट मीन्स कि बिहेवियर या फिर आप ग्रोथ कह लो या जो भी वो पर्टिकुलर काम सेल कर रहा है वो भी डिफरेंट तरह का होगा। इसीलिए हर सेल डिफरेंटली बिहेव करता है हमारी बॉडी में, हर सेल अलग अलग काम करता है हमारी बॉडी में। तो जो गैप जंक्शंस हैं ये बेसिकली कुछ फैक्टर से ही रेगुलेट होते हैं, जैसे कि आपके सराउंडिंग्स का पीएच क्या है, ठीक है, कैल्शियम लेवल कितना है, हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में होता है तो वो भी इनको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में भी ये जो है वो रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी यही करवा रहे हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कुछ सर्टेन केसेस में कोई म्यूटेशन हो जाती है, इन गैप जंक्शन में कोई म्यूटेशन या कोई डिफेक्ट आ जाता है किसी तरह का, तो उस टाइम पे जो सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं, सबसे पहले तो डेफनेस आपको देखने को मिल सकती है, कोई स्किन डिसऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है, मोस्ट प्रोबेबली केसेस में स्किन डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं।
ठीक है, कैटरेक्ट्स की प्रॉब्लम जो है वो कॉज हो सकती है, ठीक है, इस तरह की कुछ कुछ बीमारियां जो है वो हो जाती हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस द राइट आंसर विल बी कनेक्सेन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एज्यूम दैट देयर आर 6 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस अवेलेबल एंड 40 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स आर अवेलेबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, आपके पास 6 तरह के नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, ठीक है, और 40 टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। देन इन जेनेटिक कोड ईच कोडोन मेड अप ऑफ मिनिमम ऑफ हाउ मेनी नाइट्रोजन बेसिस। अब ये पूछ रहा है कि जो जेनेटिक कोड में हर एक कोडोन है, आपको पता है ना AUG इस तरह से कोडोन्स होते हैं, ठीक है, तो ये जेनेटिक कोड में जो कोडोन है ये मिनिमम कितने नाइट्रोजीनियस बेसिस के बने होंगे। नॉर्मली अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, और हमें पता है कि हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस कितने हैं, A, C, T और G, 4, ठीक है, 4 है। तो इनके लिए कितने जेनेटिक कोड्स हैं, अगर आप कैसे हमें पता चला, 4:1 करते हैं 4, ठीक है, 4:2 करते हैं तो मतलब 16, और 4:3 करते हैं दैट मीन 64। इसी तरह से हम फाइंड आउट करते हैं कि प्रोबेबली ये 64 जेनेटिक कोड्स, ठीक है, वो किसके लिए कोड करते हैं, इन 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, जिसमें 3 जो है वो हमारे स्टार्ट कोडोन है, बाकी जो है वो बचे इन 20 कोडोन्स के लिए, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता है। सेम इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर पॉसिबल जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है वो है 6, ठीक है, और कितने अमाइनो एसिड्स बोले हैं इन्होंने, 40, ठीक है, तो यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। 6 की पावर 1 दैट मीन्स 6, बहुत कम हो जाता है 40 से, 6 की पावर 2 करते हैं तो 36 दैट इज लेस देन 40, ठीक है, अब 6 की पावर करते हैं 3 दैट मीन्स 216। दैट मीन्स कि अगर हम 6 नाइट्रोजनियस बेसिस लेते हैं तब भी वो 3 के सेट में ही मतलब कोड कर रहे होंगे, कोडोन बना रहे होंगे, ठीक है, जैसे AUG 3 के सेट में है तो यहाँ पर भी 3 के सेट में ही बना रहे होंगे। अब ये केस अलग हो सकता है कि इसमें बहुत सारे स्टार्ट कोडोन्स हों, स्टॉप कोडोन्स हों, है ना, वो एक अलग केस चला जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A दैट इज 3, ठीक है, कि मिनिमम आपको कितने चाहिए, 3, ठीक है, अभी भी कितने हैं, 3। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज वेक्टर इन मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। किसको एज अ वेक्टर आप यूज नहीं कर सकते मॉलिक्यूलर क्लोनिंग करने के लिए, ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूलर क्लोनिंग जब भी हम पढ़ते हैं सीधा एक चीज हमारे ध्यान में आती है कि जब भी हमें कोई रिकॉम्बिनेंट बनाना होता है या रिकॉम्बिनेंट DNA या कुछ भी रिकॉम्बिनेंट कोई फॉर्म करना है तो हम मॉलिक्यूलर क्लोनिंग करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो रिकॉम्बिनेंट DNA है इसको हम यूज करते हैं, ठीक है, इसको बनाते हैं, फिर इसकी रेप्लिकेशन करवाते हैं विद इन द होस्ट, ठीक है, और जो हमें पॉसिबल रिजल्ट्स चाहिए होते हैं वो हमें मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसके लिए जब भी हम रिकॉम्बिनेंट DNA बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए हमें एक वेक्टर चाहिए होता है। क्या होता है, कैसे बनाते हैं, देखो मान लेते हैं कि ये कोई DNA था, ये कोई अच्छी वाली जीन थी जो हमें चाहिए कि इस पर्टिकुलर होस्ट में हमें इसको एक्सप्रेस कराना है। हमने ये जीन को कट ऑफ कर लिया, ये है हमारी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट या जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसको हमने किसी प्लाज्मिड में या किसी कोजमिड में, ये सारे क्या है, वेक्टर्स हैं जिसको एज अ व्हीकल हम यूज करते हैं, तो इसमें इसको हमने लिया और प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर ऐड करा दिया। अब ये क्या बन गया, हमारे पास रिकॉम्बिनेंट बन गया। इस रिकॉम्बिनेंट को हमने ऐड करवाया होस्ट में, अब ये हमें जो भी हमारा जीन का एक्सप्रेशन है वो हमें देगा, ठीक है, ये हमें जीन एक्सप्रेशन देगा। अब ये पूछ रहा है कि इस एज अ वेक्टर हम मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में इनमें से किसको यूज नहीं कर सकते, तो बेसिकली प्लाज्मिड को तो कर ही सकते हैं, ठीक है। स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ DNA होता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है क्रोमोसोमल DNA से इंडिपेंडेंट, वो अलग होता है, क्रोमोसोमल DNA अलग होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली बैक्टीरियाज में पाया जाता है और कुछ यूकेरियोट्स में भी पाया जाता है, ठीक है, तो ये तो यूज होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम कॉस्मिड पे। तो कॉस्मिड जो है बेसिकली क्या है, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के साथ कॉस साइट्स या कॉस सीक्वेंस कह लो। किसका कॉस सीक्वेंस, ये होता है लैम्डा फाज में, ठीक है,
लैम्डा फाज का आपने कॉस साइट उठाया और प्लाज्मिड उठाया, इन दोनों को मिक्स किया, ठीक है, इन दोनों से एक क्या बनाया, कॉस्मिड बनाया। और कॉस्मिड को एज अ वेक्टर हम यूज करते हैं, किस लिए करते हैं, बेसिकली जीनोमिक लाइब्रेरीज बनाने के लिए, लाइब्रेरीज, ठीक है, जीनोमिक लाइब्रेरीज बनाने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हम आर्टिफिशियल क्रोमोसोम पर। तो ये बेसिकली आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या होता है, ये एक तरह का लेबोरेटरी कंस्ट्रक्ट है जो कि नेचुरल क्रोमोसोम्स को मिमिक करता है, उनका बिहेवियर मिमिक करता है, ठीक है। और इसको हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम सेल के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करें और फिर मतलब किसी न्यू डीएनए में या किसी न्यू डीएनए को कंट्रोल करने में, ठीक है, हम इसको यूज कर सकें। सेल के अंदर जब हम इसको डालेंगे, हम देखेंगे कि ये उस पर्टिकुलर डीएनए के साथ जिसको हम कंट्रोल करवाना चाहते हैं इसके थ्रू, ये कैसे उसके साथ बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली स्टडीज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी एज अ वेक्टर हम इसको यूज करते हैं। द लास्ट रह गया हेप्टन, इसको हम यूज नहीं करते, तो ये हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। हेप्टन एक स्मॉल मॉलिक्यूल होता है जो कि अगर खुद से, ठीक है, अगर ये किसी की बॉडी में चला जाता है, ठीक है, तो ये खुद से इम्यून रिस्पॉन्स को एलिसिट नहीं करवा सकता, ठीक है। अगर हम इसको किसी प्रोटीन के साथ अटैच करवा दें और फिर इसको किसी की बॉडी में डाले, तो हमें देखने को मिलेगा क्या, इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये इम्यून रिस्पॉन्स हमें देता है, ठीक है। और इसको बहुत सारी चीजों में या कह सकते हैं कि वैक्सीन में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो इम्यून रिस्पॉन्स जब हमें किसी बॉडी को राइज करवाना हो या हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाए, तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी हेप्टेन, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर क्लोनिंग से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है द मेजर डोनर ऑफ कार्बन एटम ऑफ द वन कार्बन पूल इज, ठीक है, कि मेजर डोनर कार्बन एटम का वन कार्बन पूल में कौन होता है। आपको बताना है वन कार्बन पूल में कार्बन एटम का डोनर, मेजर डोनर कौन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वन कार्बन पूल को समझते हैं। वन कार्बन पूल क्या है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ वन कार्बन यूनिट्स, ठीक है, जो कि अवेलेबल है बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होने के लिए, ठीक है। कहां पर बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे होंगे, ऑब्वियसली सेल के अंदर, ठीक है। तो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन सेल के अंदर हो रहे हैं, उनके लिए जो एक कार्बन यूनिट प्रेजेंट है या कलेक्शन ऑफ कार्बन यूनिट प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं वन कार्बन पूल, ठीक है। अब इसका जो मेजर डोनर होता है, क्योंकि यहां पर आपसे मेजर डोनर पूछा है, तो ये होता है वन कार्बन पूल का, दैट इज सीरीन, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी सीरीन। अब सीरीन करता क्या है, सीरीन कार्बन लेता है और कन्वर्ट कर देता है इनटू ग्लाइसिन, ठीक है। अब जैसे ही ये सीरीन है, ठीक है, कार्बन पूल को डोनेट करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसिन में, और ग्लाइसिन में कन्वर्ट होने के बाद क्या जनरेट करेगा, टेट्रा हाइड्रोफोलेट, ठीक है, इसके कुछ डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो इसके कुछ डेरिवेटिव्स को वो जनरेट करेगा। अब ये पर्टिकुलरली ये, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस में, ठीक है, जो हमारी बॉडी में चल रहे हैं। तो सीरीन क्या करेगा, कार्बन को लूज करेगा, ग्लाइसिन में कन्वर्ट होगा और टेट्राहाइड्रोफोलेट डेरिवेटिव्स बनाएगा, जो कि आगे चल के बहुत सारे बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है बायोसिंथेसिस होना। किसकी बायोसिंथेसिस, बेसिकली प्यूरिन्स और थायमिडीन की, ठीक है। अब प्यूरिन्स और थायमिडीन की बायो प्रोसेसिंग होना किस लिए नेसेसरी है, क्योंकि अल्टीमेटली उससे हमारा डीएनए, आरएनए, ये सारी प्रोडक्शन होनी है, ठीक है। तो एक तो ये यहां पर हेल्प कर रहा है। दूसरा, अमाइनो एसिड होम्योस्टेसिस। अब अमाइनो एसिड होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है, कि हमारी बॉडी में एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, कि प्रॉपर अमाइनो एसिड हमें मिलने चाहिए, तभी हमारी बॉडी प्रॉपरली काम करेगी। तो उसकी मेंटेनेंस में भी कहीं ना कहीं ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। तीसरा आ जाते हैं हम एपिजेनेटिक मेंटेनेंस पे,
ठीक है, एपिजेनेटिक मेंटेनेंस। अब एपिजेनेटिक्स से आपको ये तो पता चल गया होगा कि आसपास सराउंडिंग्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर एपिजेनेटिक मेंटेनेंस में कैसे हेल्प करेगा, एक तो ये डीएनए मिथाइलेशन में हेल्प करता है, ठीक है, और ये एक तरह का की ऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, जो कि सेल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कोई भी ऑक्सीडेटिव डैमेज से, ठीक है, कोई ऑक्सीडेटिव डैमेज ना हो जाए सेल्स को, उससे भी ये प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एपिजेनेटिक मेंटेनेंस, उसका सराउंडिंग मेंटेन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पे, दैट इज रिडॉक्स डिफेंस। रिडॉक्स डिफेंस, तो रिडॉक्स डिफेंस में भी आपकी मदद करेगा, कैसे देखो समझते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूटाथायोन होगी, ठीक है। अब क्योंकि ये ग्लूटाथायोन की प्रोडक्शन हो रही है, और ग्लूटाथायोन एक तरह का क्या है, की ऑक्सीडेंट है, जो कि ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचा रहा है, ठीक है। उसी तरह से जैसे एपिजेनेटिक मेंटेनेंस में ये डीएनए मिथाइलेशन में हेल्प कर रहा था, जीन एक्सप्रेशन में, रेगुलेशन में, है ना, क्योंकि जीन की जब हम बात करते हैं वहां पर एपिजेनेटिक रीजंस आ जाते हैं, तो वहां पर उसका जो पूरा एपिजेनेसिस है, आपका जो सराउंडिंग है, वो अच्छी तरह से जीन का एक्सप्रेशन कराने के लिए फेवरेबल होना चाहिए, है ना, रेगुलेशन कराने के लिए फेवरेबल होना चाहिए, तो वहां पर ये काम करेगा। रिडॉक्स डिफेंस में क्या होगा, प्रोडक्शन होती है ग्लूटाथायोन की, और ये एज अ की ऑक्सीडेंट हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है किसी भी ऑक्सीडेटिव डैमेज से सेल को, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो पाथवे है वो काम करता है। तो मेजर डोनर कौन होता है, सीरीन होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, द कंप्यूटेशनल मेथोडोलॉजी दैट ट्राइज टू फाइंड द बेस्ट मैचिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स अ रिसेप्टर एंड लाइगेंड इज कॉल्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि रिसेप्टर और लाइगेंड है, इनकी आपस में बेस्ट मैचिंग करानी है, तो आपने कोई कंप्यूटेशनल मेथोडोलॉजी यूज की है, उस मेथोडोलॉजी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ये, जब भी हम बायोस्टैटिक्स और इनके सॉफ्टवेयर्स के बारे में बेसिकली पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें मॉलिक्यूलर डॉकिंग के बारे में भी बताया जाता है। बेसिकली मॉलिक्यूलर डॉकिंग जो होता है, किसी भी प्रेफर्ड ओरिएंटेशन, किसी एक मॉलिक्यूल के प्रेफर्ड ओरिएंटेशन को जब हमें प्रिडिक्ट करना होता है, जैसे मान लो कि वो लाइगेंड है, ठीक है, अब इस लाइगेंड के एक प्रेफर्ड ओरिएंटेशन को हमें प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, कि ये कैसे जो है हमारा रिसेप्टर मॉलिक्यूल उसके साथ जाकर के बाइंड करेगा, ठीक है, और फिर बाइंड कर करके कोई स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। तो उसको पूरा का पूरा प्रिडिक्ट करने के लिए हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग का यूज करते हैं। काफी क्रूशियल होता है ये, जैसे कि ड्रग डिस्कवरी में, स्ट्रक्चर बायोलॉजी में इसका काफी यूज किया जाता है। जब भी कोई प्रोटीन को डिस्कवर करना है ना, तो नई नई चीजें डिस्कवर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, अ सैंपल ऑफ डीएनए इज फाउंड टू हैव अ बेस कॉम्पोजिशन ऑफ। आपके पास मोल रेशो दी है, ए की कितनी 40, टी की 22, जी की 21, सी की 17, दिस सजेस्ट्स व्हाट, ठीक है, ये क्या सजेस्ट करता है। अब क्योंकि देखो इनकी मोल रेशो जो है वो अलग है, ए की 40 है, टी की 20 है, सी की 21 है, जी की 17 है। अगर ये डबल स्ट्रैंडेड होते तो जितना ए है उतना ही टी होता, जितना सी है उतना ही सी होता। दैट मीन्स कि ये डीएनए कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। सो द राइट आंसर विल बी डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। तो इससे हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन आरएनए स्प्लाइसिंग एंड आरएनए कैपिंग टेक प्लेस इनसाइड, ठीक है। आरएनए स्प्लाइसिंग और आरएनए कैपिंग कहाँ होती है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, न्यूक्लियस में। क्योंकि न्यूक्लियस में जब एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो जब एमआरएनए बनता है उसकी कैपिंग की जाती है, ताकि जब ये न्यूक्लियस से निकल करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो जो न्यूक्लियस होते हैं वो इसके ऊपर अटैक करके इसको डिग्रेड ना कर दे, है ना। तो ये सारा प्रोसेस हमने मोल बायो में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट विल बी न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा, अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैविंग अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट हैव। आपको बोला है कि कुछ क्रोमोसोम्स के पास एक स्मॉल फ्रेगमेंट होता है जिसको सैटेलाइट कहते हैं। अब बताना है ये सैटेलाइट हैव, सैटेलाइट के पास क्या होगा, समझ लेते हैं सैटेलाइट होता क्या है।
तो सैटेलाइट को अगर समझना है तो एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक क्रोमोसोम होता है इस तरह से, ठीक है। अब इसकी एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हुई हुई है यहां पे, ठीक है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन किससे होती है? सेंट्रोमियर से। ये होता है हमारा सेंट्रोमियर। लेकिन इस क्रोमोसोम में, ठीक है, जब भी सैटेलाइट की बात आएगी तो दैट मीन्स कि यहां पर कहीं और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन हुई होगी। और जब भी कहीं पर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होती है तो कुछ इस तरह से क्रोमोसोम दिखता है, ठीक है। यहां पर अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वहां पे हुई होती है। अब होता क्या है, सैटेलाइट क्या है? स्मॉल क्रोमोसोमल सेगमेंट जो कि सेपरेट हुआ है मेन क्रोमोसोम से एक सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के थ्रू, उसको हम कहते हैं सैटेलाइट। सो दिस इज व्हाट दिस इज सैटेलाइट, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में अगर इसको समझे तो। अब क्योंकि यहां पर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन की प्रेजेंस है, ये क्या है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन? एक नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। और ये कहाँ होता है? एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम। ये एंड है क्रोमोसोम का, वहां पर ये प्रेजेंट होता है और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये क्या बनाता है? एक नैरो रीजन बनाता है जो कि क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है। और एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। अब जो ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है ये किसी भी पॉइंट पर लोकेटेड हो सकता है लेकिन सेंट्रोमेयर में नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो तो हमारी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। तो ये बेसिकली कहां कहां पाया जाता है उसकी बात करते हैं। तो हमने एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? हमने पढ़ा था 13 होता है, 14 होता है, 15 होता है, 21 होता है, 22 और वाई भी होता है, ठीक है। तो इनकी जो शॉर्ट आर्म होती है, एक इनकी लॉन्ग आर्म होती है, एक इनकी शॉर्ट आर्म होती है। शॉर्ट आर्म पर ये सैटेलाइट पाया जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है वो हमेशा स्पेसिफिक पोजीशन पर ही होगी, ठीक है। मतलब इन क्रोमोसोम्स में से वो कहीं पर भी हो सकती है लेकिन किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर ही होगी। अगर वो यहां पर होती है तो वो यहीं पर ही होगी। अगर इस क्रोमोसोम में ये यहां पर होती है तो ये यहां पर ही होगी। अगर इस क्रोमोसोम में ये यहां पर है तो ये यहीं पर ही होगी। तो ये स्पेसिफिक होती है, ठीक है। पोजीशन स्पेसिफिक होती है पर्टिकुलर क्रोमोसोम के लिए कि 14 पे कहां पर होगी, 15 पे कहां पर होगी, ठीक है। लेकिन इनका जो लोकेशन है, ठीक है, अब ये जो लोकेशन है ये लोकेशन इनका वेरी नहीं करेगा, ठीक है। क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम वो वेरी कर सकता है कि इस पे है या नहीं है, इस पे है या नहीं है। लेकिन अगर ये कहीं पर प्रेजेंट है 14 पे, ये अगर कहीं पे प्रेजेंट है तो 14 पे इसकी लोकेशन कहां पर है वो वेरी नहीं करेगा, ठीक है। तो ह्यूमंस में ये कहां पर पाया जाएगा? 13, 14, 15, 21, 22 जो कि हमारे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस अब हमें यहाँ पे आंसर देखना है। फर्स्ट लिखा है नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एट रैंडम लोकेशन, ठीक है। दूसरा है स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एट कांस्टेंट लोकेशन। और तीसरा है नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एट कांस्टेंट लोकेशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नॉन स्टेनिंग। एक तो स्टेन नहीं हो पाएगा, दूसरा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होगा और किसी कांस्टेंट लोकेशन पर ही होगा, रैंडम लोकेशन पर ये नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोटीन। अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना होगा और माइक्रोफिलामेंट किसका बना होगा, ठीक है। उन प्रोटीन्स के नाम आपको बताने हैं। तो एक एक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल की बात करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? लॉन्ग होता है, होलो होता है और बेसिकली सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। सिलेंडर्स की फॉर्म में ये वहां पर पड़े होते हैं। किससे बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के, ठीक है। डायामीटर कितना होता है? 20 to 25 नैनोमीटर के बीच में वेरी करता है। कॉम्पोजिशन ट्यूबुलिन कौन सी होगी? अल्फा प्लस बीटा ट्यूबुलिन, डाइमर की फॉर्म में होते हैं ये, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, बेसिकली स्ट्रेंथ, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, सेल डिवीजन करना, जितना भी इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ये ट्रांसपोर्ट में भी आपकी बेसिकली हेल्प कर रहे होते हैं। वेसिकल्स की ट्रांसपोर्ट में, ऑर्गेनल टू ऑर्गेनल ट्रांसपोर्ट है ना, तो उस सब में। अब आ जाते हैं माइक्रोफिलामेंट के ऊपर। माइक्रोफिलामेंट का स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स,
ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स या हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये पॉलीमर्स होते हैं दैट इज मेड अप ऑफ एक्टिन। तो एक्टिन के पॉलीमर्स आपस में जुड़ते हैं और पूरे का पूरा एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका जो डायामीटर है वो रहता है 7 नैनोमीटर, ठीक है। उसके बाद कॉम्पोजिशन आपको बता दी, एक्टिन का बना होता है और इसका जो फंक्शन है वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल की मूवमेंट कराना, ठीक है। तो जैसे आपको अमीबा का पता होगा, तो अमीबा के क्या होते हैं, ये पैरापोडियम टाइप होते हैं, है ना। तो ये जो इसके जो प्स्यूडोपोडिया है, सॉरी, ठीक है, ये जो प्स्यूडोपोडिया है ये किसके बने होते हैं, एक्टिन के। तो सेल मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, ठीक है। हमारे सेल की शेप्स को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। मसल कंट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है, कंट्रैक्शन, ठीक है। तो इन सारी चीजों में ये हेल्प करता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ट्यूबुलिन और एक्टिन का ये बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हेन एन अल्कली मेटल इज डिसॉल्व्ड इन NH3, ठीक है, अमोनिया में आपने अल्कली मेटल को डिसॉल्व कर दिया, इट फॉर्म्स अ ब्लू कलर सॉल्यूशन, इसने क्या बनाया, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन। द कलर इज ड्यू टू, आपको बताना है कि वो कलर ऐसा क्यों दिख रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने बता दिया है कि अल्कली मेटल को डिसॉल्व किस में किया आपने, लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व किया। लिक्विड होगा तभी आप उसमें डिसॉल्व करोगे। अब उसने क्या दिया है, कलर्ड सॉल्यूशन दिया है। क्यों कलर्ड सॉल्यूशन दिया है या ब्लू कलर दिया है, क्योंकि उसके पास सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इनके बारे में, क्या होते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा कहानी को आगे लेकर के चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं अल्कली मेटल्स कौन होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जब हम फर्स्ट ग्रुप हमारा देखते हैं जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारे होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं अल्कली मेटल्स, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज है मेजर, ठीक है। क्यों इनके बारे में बात हो रही है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहली बात तो ये, एक तो हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। दूसरी चीज सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, शाइनी होते हैं, आप ऐसा कह लो, है ना, शाइनी होते हैं। तीसरी चीज, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है लो, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको किस में स्टोर किया जाता है, इनको स्टोर करते हैं बेसिकली इन ऑयल, ठीक है। अब जैसे इन्होंने यहां पर अल्कली मेटल को किस में डिसॉल्व किया, स्टोर करने के लिए अमोनिया में, इसीलिए सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, ब्लू। अब सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऐसा होता है, इनको समझते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं। सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होते हैं। अब क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किसी के साथ बाउंड नहीं होते हैं, किसी स्पेसिफिक एटम के साथ या किसी मॉलिक्यूल के साथ ये बाउंड नहीं होते हैं, लेकिन इनको स्टेबलाइज कौन करता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये उसमें डिसॉल्व है, ठीक है। अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं तो ये एनायंस की तरह ही बिहेव कर रहे होते हैं वहां पे, ठीक है, एनायंस की तरह बिहेव करते हैं। तो अब होता क्या है, जैसे ही एनायंस की तरह बिहेव करेंगे और किसी एटम के साथ या किसी मॉलिक्यूल के साथ ये बाउंड नहीं है, ठीक है, तो ये एनायंस की तरह बिहेव करते हैं और इनको स्टेबलाइज कौन करता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो आकर के जुड़ जाएंगे। अब होगा क्या उस टाइम पे, वहां पर अब आपको पता है विजिबल रेंज होती है हमारी, ठीक है, विबग्योर आपने सुना होगा, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जो एनर्जी आती है, लाइट आती है, ये रेड वाली लाइट को, रेड वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम में आपका जो ब्लू वाला एरिया है, इसको करते हैं ये रिफ्लेक्ट, जिसकी वजह से आपको क्या दिखता है, ब्लू कलर। सेम प्लांट्स में भी ऐसे ही होता है कि वो बाकी सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सिर्फ ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए प्लांट्स हमें ग्रीन दिखते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसा ही होता है, ब्लू कलर सोल्यूशन क्यों दिखता है, क्योंकि बेसिकली वो वहां पर ब्लू विजिबल रेंज की जो ब्लू लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां पर इन्होंने रिफ्लेक्शन का कोई केस नहीं दिया है, तो ब्लू कलर बेसिकली किसकी वजह से आया, जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। तो दैट मीन्स यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारे, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है, कि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऐसा हुआ कि वहां पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आए और उन्होंने एनायंस को स्टेबलाइज किया। स्टेबलाइज करने के बाद वहां पर क्या हुआ, जो ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स है इन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब किया, रेड लाइट को, और ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट किया, जिसकी वजह से आपको जो सॉल्यूशन का कलर है वो कैसा दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है इसके बारे में। आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा है CD40L, L का मतलब होता है लाइगेंड। ठीक है, अगर यहाँ पर R लिखा होता दैट मीन्स रिसेप्टर। An early activation marker is predominantly expressed on which of the following lymphocyte subset? आपको बताना है कि ये वाला जो मार्कर है ये प्रीडोमिनेंटली किसके ऊपर एक्सप्रेस होता है। बहुत ही सीधा और सरल सवाल आपसे पूछा है। तो ये प्रीडोमिनेंटली किसके ऊपर होता है, CD4 जो टी सेल सबसेट होता है उसके ऊपर, और CD4 किसके ऊपर होता है, हेल्पर टी सेल के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर CD4 मार्कर होता है, और CD4 टी सेल का जो सबसेट होता है वहां पर ये लाइगेंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसे होता है ये, तो जो हमारे टी सेल, ठीक है, जो हमारे टी सेल है बेसिकली जब ये एक्टिवेट होते हैं, इनका एक्टिवेशन हुआ, ठीक है, और जैसे ही इनका एक्टिवेशन होता है फटाफट से वहां पर एक एक्टिवेशन मार्कर आ जाता है, और वो एक्टिवेशन मार्कर कौन सा होता है, CD40 लाइगेंड। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स पर आता है ये। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है नेचुरल किलर सेल्स रिकॉग्नाइज टारगेट सेल फॉर अ साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म्स। ओके, ये काफी डिटेल्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको समझते हैं आराम से क्या होता है। देखो, अगर आपको एनके सेल का रिकॉग्निशन मैकेनिज्म पूछा है तो इसके रिकॉग्नाइज करने के बेसिकली 3 मैकेनिज्म है। सबसे पहला है इनहिबिटरी सिग्नल, इनहिबिटरी सिग्नल्स। अब अगर ये इनहिबिटरी सिग्नल वाला मैकेनिज्म यूज कर रहा है उस केस में होगा क्या कि एनके सेल के पास ये इनहिबिटरी रिसेप्टर्स रहते हैं। अब ये इनहिबिटरी रिसेप्टर्स, ठीक है, ये जो इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होंगे बेसिकली, ठीक है, ये इनहिबिटरी रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज करते हैं किसको, MHC1 को। और MHC1 हमारे नॉर्मल सेल के सरफेस पर होता है, हर एक सेल के सरफेस पर होगा। ये जाएगा, एनके सेल जाएगा और देखेगा कि नॉर्मल सेल के सरफेस पर तो MHC1 है, ये रिसेप्टर वहां पर, मतलब इसके पास जो रिसेप्टर होगा वो MHC1 के साथ जाकर के बाइंड कर जाएगा, और फिर वहां से इंड्यूस होगा एक सिग्नल। वो सिग्नल कौन सा होगा, वो होगा हमारा इनहिबिटरी सिग्नल, जिसमें ये बोला गया होगा कि ये हमारा नॉर्मल हेल्दी सेल है, इसको अटैक नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक रिकॉग्निशन मैकेनिज्म। दूसरा मैकेनिज्म कैसे है, उसको कहते हैं मिसिंग सेल्फ हाइपोथेसिस। अब मिसिंग सेल्फ हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि जब भी कोई वायरली इन्फेक्टेड सेल होता है, ठीक है, ये वायरल इन्फेक्टेड सेल MHC से बचने के लिए, ठीक है, MHC1 से बचने के लिए, सॉरी, टी साइटोटॉक्सिक सेल से बचने के लिए इस MHC1 को डाउन रेगुलेट कर लेता है, छुपा लेता है बेसिकली। क्योंकि टी साइटोटॉक्सिक सेल अगर इसके ऊपर MHC1 रहेगा तो ये जाकर के इसके साथ बाइंड कर जाएगा, और जैसे ही ये बाइंड करेगा टी साइटोटॉक्सिक सेल को पता चल जाएगा कि ये हमारा नॉर्मल सेल नहीं है, ये वायरल सेल है। तो ये इनसे बचने के लिए क्या करते हैं, MHC1 को डाउन रेगुलेट कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। लेकिन यही आगे चल करके जैसे ये छुपाएंगे यही इनकी मौत का कारण बन जाएगा। अब यहां पर आएगा एनके सेल। एनके सेल लैक ऑफ MHC1 को डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि नॉर्मल सेल के तो सरफेस पे होगा ही वो। ये देखेगा कि इस सेल के पास तो MHC1 है ही नहीं, ठीक है, और जैसे ही इसकी एब्सेंस इसको पता चलेगी कि MHC1 वहां पर नहीं है, ये सीधा सीधा किल करने का टारगेट जो है वो दे देगा। ठीक है, जो सिग्नल्स हैं वो इनहिबिटरी सिग्नल्स ऐसे देगा कि अब जो इस सेल को क्या करना है, आपको किल करना है। ठीक है, तो ये किलिंग का टारगेट इसको दे देगा, जिसकी वजह से वायरल सेल की मौत हो जाएगी। तीसरा जो मैकेनिज्म है वो होता है एक्टिवेटिंग रिसेप्टर्स के थ्रू। ठीक है, एक्टिवेटिंग रिसेप्टर्स। अब देखिए, एनके सेल के पास इनहिबिटरी रिसेप्टर्स तो थे ही, एक्टिवेटिंग रिसेप्टर्स भी होते हैं।
ठीक है, जो क्या बेसिकली पता चलाते हैं कि जो सेल है वो, जो हमारी बॉडी का जो सेल है वो कैसा है, स्ट्रेस्ड है, ठीक है, या मतलब उसको जब ये रिकॉग्नाइज करेगा तो इसको पता चल जाएगा कि ये सेल किसी स्ट्रेस कंडीशन में है या नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि जो सेल स्ट्रेस्ड होता है, जैसे ये वायरल सेल था, ये स्ट्रेस्ड होगा तभी करके एमएचसी को छुपा रहा था। तो अब ये स्ट्रेस सेल्स को क्या करेगा कि एक तो जो स्ट्रेस सेल होता है उसके पास MHC1 या तो होता ही नहीं, या तो उसको छुपा लेता है, या तो बहुत कम मात्रा में होता है। और इसके पास क्योंकि ये सेल स्ट्रेस में होता है तो ये कुछ लाइगेंड्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है, और उनको हम बोल देते हैं स्ट्रेस लाइगेंड्स, ठीक है। तो स्ट्रेस लाइगेंड्स को ये एनके सेल भांप लेता है या रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक है। अब क्योंकि इस सेल के पास MHC1 भी कम है और ये स्ट्रेस लाइगेंड्स को भी इंड्यूस कर रहा है, और ये स्ट्रेस लाइगेंड्स को कौन रिसीव कर लेता है, एनके सेल। जैसे ही एनके सेल को ये स्ट्रेस लाइगेंड्स मिलेंगे, ये फटाक से वहां पर क्या करेगा, ग्रेन्यूल्स को रिलीज कर देगा यानी कि साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स को। तो जैसे ही ये साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स को रिलीज करेगा एनके सेल, ये जाएगा इस सेल में और इसकी क्या करा देगा, एपोप्टोसिस। ये इसको मजबूर कर देगा कि एपोप्टोसिस करो, ठीक है। और इस तरह से वायरल सेल्स को किल किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो एनके सेल्स होते हैं उनके साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्सेज कैसे होते हैं, कैसे ये एपोप्टोसिस करवा देगा। तो इसके दो मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। सबसे पहला मैकेनिज्म है, आई एम राइटिंग इट हियर, एक तो साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स को रिलीज करना, ठीक है, वो मैंने आपको बताया अभी, साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स को रिलीज करता है ये। अब ये जो साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनके पास बेसिकली दो चीजें होती हैं, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होते हैं परफोरिन्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं ग्रेन्जाइम्स। जो परफोरिन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन पे जाएंगे और वहां पर क्या क्रिएट कर देंगे, पोर। अब इस पोर के थ्रू ये ग्रेन्जाइम सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं और वहां पर करा देते हैं एपोप्टोसिस, ठीक है, इंड्यूस करवा देते हैं एपोप्टोसिस या फिर ऑस्मोटिक सेल लाइसिस करा देते हैं, बस किसी ना किसी तरह इसको मार देते हैं सेल को। दूसरा जो इसका मैकेनिज्म होता है, दूसरा होता है डेथ रिसेप्टर मीडिएटेड, डेथ रिसेप्टर मीडिएटेड एपोप्टोसिस। दोनों केसेस में एपोप्टोसिस करा रहा है, लेकिन एपोप्टोसिस कराने का जो पाथवे है वो अलग अलग है। यहां पर जो एनके सेल्स होते हैं ये डेथ इंड्यूसिंग लाइगेंड्स को अपने ऊपर एक्सप्रेस करवा रहे होते हैं, ठीक है। एनके सेल क्या कराता है, अपने ऊपर एक्सप्रेस कराता है डेथ इंड्यूसिंग लाइगेंड्स, मतलब ये लाइगेंड्स के साथ अगर कोई रिसेप्टर अटैच कर गया तो उस सेल की एपोप्टोसिस हो जाएगी, ठीक है। उस सेल को क्या सिग्नल देगा कि तुम्हें क्या करना है, एपोप्टोसिस करना है। तो ये जो डेथ रिसेप्टर या लाइगेंड्स होते हैं, इनका नाम क्या होता है, एक होता है फाज लाइगेंड और एक होता है ट्रेल, ठीक है। ये अपने ऊपर इन दोनों को एक्सप्रेस करवा रहा होता है। अब जैसे ही ये लाइगेंड किसी वायरल इन्फेक्टेड सेल के रिसेप्टर के साथ जाकर के बाइंड कर जाएगा, ठीक है, टारगेट सेल के साथ जाकर के जब ये बाइंड कर गया तो दैट मीन्स क्या ट्रिगर करेगा, एपोप्टोसिस ट्रिगर करेगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू इन दोनों को समझते हुए हमें इन ऑप्शंस में से ढूंढना है कि क्या राइट आंसर है, ठीक है। पूछा यह है कि नेचुरल किलर सेल्स कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं टारगेट सेल को फॉर अ साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स, ठीक है, साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स के लिए, और मैकेनिज्म बताना है हमें कौन सा मैकेनिज्म है। सबसे पहले लिखा है एब्सेंस ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो MHC2 को नहीं ढूंढता है, किसको ढूंढता है, MHC1 को। तो एब्सेंस ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 1, तो ये जो है वो आंसर हो सकता है, इसकी एब्सेंस को ये ढूंढता है और फिर जो है जो इसको सूटेबल लगता है कि साइटोटॉक्सिक ग्रैन्यूल्स रिलीज करने हैं तो ये वो करवाएगा, या फिर डेथ रिसेप्टर मीडिएटेड एपोप्टोसिस करवा देगा, ठीक है। तो आंसर बी यानी कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटो एंटीबॉडीज इज कैरेक्टरिस्टिकली
एसोसिएटेड विद लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा। ठीक है, आपको बताना है कि लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा के साथ कौन सी ऑटो एंटीबॉडी जो है वो एसोसिएटेड है। सबसे पहले ऑटो एंटीबॉडीज की बात करते हैं कि ये होती क्या है। बेसिकली इनको हम कहते हैं ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज। ठीक है, ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज मतलब जो हमारी बॉडी खुद के खिलाफ बनाती है उनको हम कहते हैं ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज। ठीक है, और ये किसको टारगेट करती हैं? बेसिकली जो सेंट्रोमेयर होता है हमारा, सेंट्रोमेयर में कुछ प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, जब भी हम सेल साइकिल और ये सब पढ़ते हैं वहां पर हमें, या साइटोकाइनेसिस पढ़ते हैं, तब हमें ये बताया जाता है कि सेंट्रोमेयर में कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो सेल डिवीजन और इस तरह के काम में हमारी हेल्प करती है। अब ये ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी बना रही होती है, ये इस सेंट्रोमेयर के प्रोटीन्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, अब ये ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज जाएंगी सेंट्रोमेयर का जो काइनेटोकोर कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, उस काइनेटोकोर कॉम्प्लेक्स में कुछ प्रोटीन्स होती हैं जैसे CENPA, ठीक है, CENPB, ठीक है, CENPC, इस तरह की जो काइनेटोकोर कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन्स पड़ी होती हैं, इनके खिलाफ ये एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती हैं। एंटीबॉडीज जाएंगी और इनको अटैक करना शुरू कर देंगी। अब क्योंकि ये वहां पर नॉर्मल सेल डिवीजन में हेल्प कर रही थी, नॉर्मल डिवीजन होने में हेल्प कर रही थी, और एंटीबॉडीज ने जाकर के अब इनको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो दैट मीन्स कि अब जो है वो नॉर्मल सेल डिवीजन नहीं हो पाएगी, नॉर्मल फंक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरा चीज अब आगे हम लोग समझते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेशन हुई कैसे। तो ये जो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज हैं ये ट्रिगर कर देती हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, सॉरी, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, बाय मिस्टेकनली इनको लगता है कि ये जो हमारी सेंट्रोमेयर की प्रोटीन्स हैं ये हमारी अपनी नहीं है, ये कोई फॉरेन बॉडी है। ठीक है, इनको लगता है कि ये कोई फॉरेन बॉडी है और इसको क्या करना है, हमें अटैक करना है, और ये अटैक करती है जिसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और जिसकी वजह से कोई इन्फ्लेशन हो जाएगी या कोई टिश्यू डैमेज हो जाएगा, सेल अच्छे से डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम कॉज हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम वहां पर कॉज हो जाएगी, और वो प्रॉब्लम बेसिकली कौन सी होती है, वो होती है लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा। ठीक है, लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा में अक्सर ये देखा जाता है कि जो ऑटो इम्यून हमारा है या हमारा इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडीज बनाता है वो प्राइमरीली किसको अफेक्ट करती हैं, हमारे सेंट्रोमेयर को अफेक्ट करती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली स्किन के ऊपर अफेक्ट देखने को मिलता है हमें। ठीक है, स्किन डैमेज बेसिकली देखने को मिलता है, और कुछ ब्लड वेसल्स का डैमेज जो है वो भी देखने को मिलता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो देखा जा रहा है। लास्ट चीज ये कि जो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज हैं इनको एज अ डायग्नोस्टिक मार्कर यूज किया जाता है। किसके लिए? लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा के लिए। हाईली स्पेसिफिक होती हैं ये स्क्लेरोडर्मा के लिए, सो इसीलिए इनको हम एज अ डायग्नोस्टिक मार्कर यूज करते हैं। तो जितनी भी ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज बनती हैं हमारी बॉडी में, अगर वहां पर स्किन डैमेज हो रहा है, लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा ही होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, इसीलिए इसको डायग्नोस्टिक मार्कर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसी तरह से हमारी वीडियोस और हमें सपोर्ट करते रहें, और जितने भी वीडियोस हैं उनको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, वहां से वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।